चर्चा करेंगे शेयर बाजार अब यहाँ से कहाँ जाएगा और आप एक निवेशक होने के नाते क्या करना चाहिए। तो ब्रेक पे जाने से पहले काफ़ी लंबी चौड़ी चर्चा हुई कि एफआईज आने वाले हैं, आएंगे तो कहाँ जाएंगे। अगर आप लोगों ने उस चर्चा को मिस कर दिया है तो दूसरे बार जब एपिसोड रिपीट होगा तब देख लीजिएगा या फिर सोशल मीडिया पर हमारे वीडियो को देखिएगा। बड़ी दिलचस्प चर्चा रही है सारे मेहमानों के बीच में। लेकिन एक सवाल जो मैं छोड़ के गया था उस पर अभी चर्चा करूँगा, ये कि ये जो लोग आ रहे हैं, चाहे एफआईज आ रहे हैं, डीआईज आने की तैयारी कर रहे हैं, निफ्टी नया हाई बनाएगा, सारे मेहमान इस बात पर सहमत हैं। तो सबने आंकड़े अपने अपने दिए हैं, लेकिन आंकड़ों के अलावा फंडामेंटल क्या बदला है? मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि सबसे बड़ी चिंता थी कि ईरान यूएस वॉर जो है वो खत्म होगा कि नहीं होगा। कभी खत्म कभी नहीं होगा, ये चलता ही जा रहा है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुलना नहीं खुलना अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कभी क्रूड भाग जाता है, कभी गिर जाता है। यूएस के साथ ट्रेड डील हुई नहीं अभी तक। यूएस टैरिफ ट्रम्प कभी कभी भारत को तो लेकर नहीं, दूसरे देशों को लेकर अभी भी कई बार एग्रेसिव हो जाते हैं। तो वो जो पुराने डर थे, जिन डर की वजह से शेयर बाजार में गिरावट या बिकवाली देखने को मिली थी, वो सारे डर अभी भी 100% एलिमिनेट नहीं हुए हैं। फिरोज अजीज साहब, फिर फंडामेंटल क्या बदला? लक्ष्मण सर, जैसे आपने कहा पूरे डर खत्म नहीं हुए। वैसे तो यूक्रेन वॉर भी खत्म नहीं हुई 2022 में। जो जो यूक्रेन वॉर फरवरी में आई थी, मुझे यूक्रेन याद है वॉर कि से बेसिकली बहुत डायरेक्ट हम लोग को लेना देना नहीं था, क्योंकि ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज वाला मामला जो है ना, इसलिए ईरान यूएस वॉर से हम लोग को लेना देना डायरेक्ट पड़ गया। नहीं लक्ष्मण जी, तब भी लेना देना था। मार्केट इससे ज्यादा गिरी थी। हाँ, 18,600-700 की लेवल से 15,300 की निफ्टी गई थी फरवरी। क्योंकि मुझे याद है, क्योंकि दिसंबर 21 में हम लिस्ट हुए थे एज अ कंपनी। फिर शनि चालू हो गई थी मार्केट में, फरवरी से चालू करके मेरे रिजल्ट के बाद। तो इसीलिए बहुत हम्म। जहन जहन में याद है, मार्केट तब 20% गिरी थी, ऑलमोस्ट 18% गिरी थी। इस बार तो मैंने क्यों? कहा कि लेना देना नहीं था, तो आपने बाजार के लिहाज से देखा, मैंने अपने रसोई के लिहाज से देखा, अपनी गाड़ी के पेट्रोल के लिहाज से देखा। अंतर यही था। करेक्ट, करेक्ट। बिल्कुल, बिल्कुल। हमारे हमारे एलपीजी गैस आ रहे थे, क्रूड ऑयल प्राइस में इतना इज़ाफ़ा नहीं था। बट क्या होता है कि मार्केट में देखो, कॉमन सेंसिकली क्या होता है, जिसको वॉर से डर लगता है पहले हफ्ते में थोड़ा बेचता है। फिर जिसने हल्के हाथ होते हैं ना, वो इतना वेट नहीं करते। इसीलिए आप देखेंगे कि मिड जुलाई में बहुत खबरें खराब होने लग गई। ऑलमोस्ट सुलह होते-होते रह गई, फिर वापस वॉर चालू हुई। फिर मार्केट गिरी क्यों नहीं? हाँ। गिरी इसीलिए नहीं, जो हल्के हाथ से निकाल चुके हैं। अब सो दे विल नॉट वेट। वो जो सस्पेंस तक वेट नहीं करते। तो पॉइंट ये है कि न्यूज़ लूज़ेस इट्स इम्पैक्ट एंड चार्म ऑन द मार्केट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट 1। हम्म। पॉइंट 2, जब वॉर की स्थिति आती है, तो आप कोई भी वॉर देख लें, क्रूड ऑयल इतना रेयर कमोडिटी है नहीं। 50 साल का डेटा देखिए, 14 बार 14 बार 1973 फर्स्ट टाइम इन द लास्ट 50 इयर्स, और लिटिल ओवर 50 इयर्स। 1970 से हमने देखा कितने बार 50-60% से ज्यादा क्रूड ऑयल जंप किया है। और उसके बाद एक साल बाद क्या हुआ था? तो हम्म। 14 में से 12 बार एक साल बाद हम्म। क्रूड ऑयल वापस 30% गिर गया। कैन यू बिलीव इट? हम्म। और 2 ही बार गिरा नहीं। और 2 बार कौन से थे? ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद, जब 2009 में क्रूड की एक्चुअल डिमांड बढ़ी, तो वापस नहीं गिरा। कोविड के बाद जो एक्चुअल डिमांड रिकवरी हुई, उसके बाद नहीं गिरा। जब भी सप्लाई शॉक रखा लगा है, क्रूड ऑयल वापस गिर गया है। और क्रूड ऑयल देश को हैम्पर एवरेज प्राइस पे करता है। ट्रेडर की तरह ऐसा नहीं है कि देश एक दिन में पूरा क्रूड ऑयल खरीदने वाला है। इस साल की मीन क्रूड ऑयल प्राइस है 90.5। तो क्रूड ऑयल हम्म। की प्राइस 85 पे आने की उम्मीद है फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर। मीडियन कुड बी 8.87, मीन विल बी 85। तो इसीलिए हमारा इंपैक्ट कम है एज अ कंट्री। इसीलिए उसके लिए भी कम हो गया और सप्लाई स्टॉक्स की कम हो गई। बट फंडामेंटली अगर आप देखें, तो अर्निंग्स अब तक 38 कंपनीज की निफ्टी की आ चुकी है फॉर द फर्स्ट क्वार्टर। 38 कंपनीज की जो रिजल्ट्स की ग्रोथ है, 82% की रिजल्ट आ चुकी है। 244 की अर्निंग हुई है। 8.9% की अर्निंग्स निफ्टी पे है। आई एम रीडिंग इट आउट फॉर यू। निफ्टी 100 पे 71 कंपनीज रिजल्ट दे चुकी हैं। कल तक 75% वेटेज का रिजल्ट आ चुका है। 5.9% की अर्निंग्स ग्रोथ आई है क्यू ऑन ईयर ऑन ईयर सेम क्वार्टर। मिड कैप 150 में 89 स्टॉक्स की रिजल्ट आई है। 29.2% की ग्रोथ है फॉर द 89 कंपनीज which are 60% weight. 166 stocks in NSE Small Cap 250 have declared their results as of yesterday for this quarter, and the earnings growth is 43.4, and in rupee terms it's 126. तो अगर ये ग्रोथ के आंकड़े हैं, तो हमारी ईयर की प्रोजेक्शन होती
दिख रही है. Of course, first quarter partial results, but it's a great start from a fundamental standpoint. And the last point which I want to make, fundamental, 10 साल के results देखे हमने, अर्निंग्स ग्रोथ 12.9 है और प्राइस ग्रोथ 9.3 है. मतलब आर निफ्टी हैज अंडरपरफॉर्म्ड इट्स करस्पॉन्डिंग अर्निंग्स बाय ऑलमोस्ट देन 3% कंपाउंडेड. अगर कोई फिर बोलता है कि भाई तुम्हारी मार्केट हाई वैल्यूड है, तो पूछो भाई, प्राइस गया 9% ऊपर, उन 50 कंपनियों की कमाई गई है 13% ऊपर, 1-2 साल के लिए नहीं, 10 साल के लिए. राइट? सो दैट्स व्हाई फंडामेंटली वी आर स्ट्रॉन्गर देन वी वर 2 years बैक. गौरांग शाह साहब, फंडामेंटल काफ़ी मजबूत है, उसके कई सारे इन्होंने आंकड़े बता दिए हैं और बखूबी बयां किया, रिजल्ट की बात कही. इससे पहले कि बुरी खबरें का असर बहुत दिनों तक रहेगा नहीं, भले ही पूरी तरह से बुरी खबरें नहीं गई हों, लेकिन अब उसको मार्केट बहुत ज़्यादा सीरियसली लेने को तैयार नहीं है. तो ये माना जाए कि अब अच्छी खबरें ही हैं और फंडामेंटल में जो रिजल्ट का जिक्र किया इन्होंने, इसके अलावा भी कुछ आपको फंडामेंटल में चेंज दिख रहा है? देखिए लक्ष्मण जी, अगर हम बुनियादी स्तर पर मजबूत नहीं होते तो 24,500 पर नहीं खड़े होते निफ्टी. हम शायद 20,000 या 18,000 पर होते. इतनी बिकवाली के बावजूद जो हम बात चर्चा कर रहे थे पहले आधे हिस्से में. दूसरी बात, आपने एक बात रखी सामने लक्ष्मण जी, कि हमारी अभी तक अमेरिका से ट्रेड डील नहीं हुई है. मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहूंगा कि हमने अमेरिका को छोड़ करके काफी सारे देशों के साथ एफटीए साइन करे हैं. और ये 34 देशों जो के साथ यूरोपियन यूनियन के सभी देशों को मिला दिया जाए तो तो हम ये मान के क्यों चलते हैं कि पूरी दुनिया में अमेरिका ही एक ऐसा देश है. बाकी देश हैं जिसके साथ हमने साझा करार किया है, एफटीए साइन किया, और यूके के साथ तो ऐतिहासिक समय में और ऐतिहासिक स्तर पर हमने वो लागू भी कर दिया है. तो एक अब फिल्म का देखिए, एक डायलॉग था गौरांग शाह साहब कि पैसा सब कुछ नहीं है लेकिन बहुत कुछ है. तो वही डायलॉग मैं अमेरिका का साथ आपको देना चाहूंगा. अमेरिका सब कुछ नहीं है लेकिन बहुत कुछ है, इसको स्वीकार करिए, अगले 10 साल तक रहेगा अभी. परमात्मा तो नहीं है ना, तो ठीक है, वो नहीं, है. वो मैं तो भी नहीं. नहीं कहता कि अमेरिका कुछ नहीं है, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा. लेकिन हम ये क्यों भूल रहे हैं कि हमने अमेरिका को छोड़ करके 34 देशों के साथ हमने करार किया है. और ये मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी चीज है. आने वाले भविष्य में जिस प्रकार से बिल्कुल. हमें अवसर मिलेगा और जिस प्रकार से सरकार की मंशा है, भारत जो आयात करता था वो निर्यात करेगा. फ्रॉम नेट नेट इंपोर्टर वी आर एक्सपोर्ट्स. डिफेंस, किसने सोचा था लक्ष्मण जी कि हम डिफेंस में इतना. FY 21 में 85,000 करोड़ का उत्पादन था डिफेंस में, जो इस साल में 1,90,000 करोड़ हुआ है, और 2030 तक ये मेरे ख्याल से 3 लाख करोड़ के पार चला जाएगा. तो बहुत सारी चीजें हैं जिसको हमें ध्यान में रखना चाहिए. और एक बात रखना चाहूंगा कि जो नतीजे हम ये बात करें ना पहली तिमाही के, और फिरोज भाई ने भी काफी आंकड़े सामने रखे, तो ये जो युद्ध की शुरुआत हुई 28 फरवरी 2026 को, तो जो पूरा इम्पैक्ट आना था इस युद्ध को लेकर के, नकारात्मक परिस्थिति का, वो हम सब अनुमान यही लगा रहे थे कि पहली तिमाही में इसका आपको बहुत ही नकारात्मक असर. लेकिन जो जो भी नतीजे अब तक आए हैं और जो आंकड़े फिरोज भाई ने सामने रखे हैं, मेरे ख्याल से मैं बिल्कुल सराहना करना चाहूंगा हमारे भारतीय कंपनियों की. जिस प्रकार, हाँ, कुछ जगहों पर निराशा हुई है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन काफी सारी कंपनियों ने, चाहे वो छोटी हो, मझौली हो या दिग्गज हो, काफी सारी कंपनियों ने जो अनुमान थे उससे बेहतर आंकड़े लेकर के आए, और यहाँ से सुधार होने की अब उम्मीद लेकर के हम आगे बढ़ सकते हैं. तो इसके कारण मेरे ख्याल से एक फंडामेंटल पॉइंट जो आप बात कर रहे थे, तो आई थिंक अर्निंग्स अभी यहाँ से और इंप्रूव होंगे. एक बात है, स्टॉक मार्केट इज ड्रिवन बाय अर्निंग्स. आंकड़ों पर चलता है. कॉर्पोरेट जगत के आंकड़े क्या आते हैं, अगर कॉर्पोरेट जगत के आंकड़े नहीं आएंगे तो बाजार यहाँ से नहीं जाएगा ऊपर, उठला यहाँ रहेगा या फिर नीचे चला जाएगा. लेकिन अगर अच्छे आते हैं तो मार्केट्स विल ऑलवेज ट्रैक द अर्निंग्स एंड गो बिहाइंड अर्निंग्स. बिल्कुल. दरअसल अभिषेक अग्रवाल साहब, मैं इस चीज़ को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा. अर्निंग्स की बात की अभी गौरांग शाह साहब ने, फिरोज अजीज साहब ने भी. तो इस अर्निंग से क्या इंडिकेशन लिया जाए, किस सेक्टर पे सबसे ज़्यादा आपका भरोसा बन रहा है? देखिए, ऑटो सेक्टर और फाइनेंशियल्स, स्पेशली प्राइवेट बैंक्स, ये जो दो सेक्टर है, इसमें तो क्लियर कट जो अभी तक नंबर्स देखने को मिले वो बहुत ही बेहतरीन है. और दूसरी बात है कि फेस्टिव सीजन अब शुरू होने वाला है. सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर जो भी अपने देश का जो होता है, वहाँ पे कंटिन्यूसली फेस्टिवल आते हैं और नॉर्मली डिमांड लेड की वजह से जो है ग्रोथ आती है. जो मुझे लग रहा है कि ये एक सस्टेनेबिलिटी है, बिकॉज जहाँ पे आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे ये सोचकर कि इतनी सारी ग्लोबल उथल पुथल हो गई है, तो किस तरह से हमारे यहाँ पे कंपनीज परफॉर्म करेगी. तो कम से कम अब तो वो चीज सीन हो गई है कि हाँ, अब आपको पता है ग्राउंड लेवल पे क्या रियलिटी है, हम कितना
सेल्फ सस्टेन कर सकते हैं और कितना क्रूड लेड या करेंसी लेड वॉलेटिलिटी हमारे को हैम्पर कर सकती है। तो जैसे डिवाइडेड है, आईटी सेक्टर बहुत ज्यादा हार्मफुल उन्हें इम्पैक्ट हुआ बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि एआई का इंटरप्शन हुआ, डिस्ट्रप्शन हुआ, फिर हम रूपी के हिसाब से भी देख रहे हैं कि अब तो इस तरह से कुछ बटा हुआ है। दूसरा एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा क्योंकि हम फंडामेंटली ये पॉइंट डिस्कस कर रहे थे कि जी जी क्या बदल गया है या क्या सस्टेन करेगा जिसकी वजह से मार्केट आगे बढ़ेगा। और मैंने भी शायद इससे पहले जो कुछ देर पहले कहा था कि रिलेटिव परफॉर्मेंस भी कोई चीज होती है जो हमें समझनी पड़ती है। मतलब हमसे अगर कोई बेहतर कंटिन्यूस करता चला गया तो हम भी कभी कैचअप करेंगे। नाउ हम्म, संदर्भ क्या है? निकाई 225 जापान का जो इंडाइस है, लास्ट एक साल में उसके इंडाइस का रिटर्न है 50%, पॉजिटिव 50% का रिटर्न दिया है उस इंडाइस ने। अमेरिका और यूके दो बड़े इंडाइसेस के रिटर्न है 20%, 20% पॉजिटिव रिटर्न। निफ्टी -5%। हम्म, और अगर हम एआई लेड डिस्कशन कर रहे थे जो कि कई बार कर चुके हैं, और अगर उसको रिप्रेजेंट करें किसी कंट्री को या किसी इंडेक्स को, तो कॉस्पी ले लेते हैं, साउथ कोरिया, कोरियन वाले जगह पे उनका तो एक साल का रिटर्न 100% है इंडेक्स लेवल पे। तो अगर मैं इस तरह से देखूं तो हमने इतना बुरा भी नहीं किया है कि अ, हम -5% पे रहेंगे। और ये एक क्लियर डिस्टिंक्शन है कि जो वॉलेटिलिटी हमारे यहाँ पे इतनी बड़े समय से कंसर्न चाह रही थी, जो कि क्रूड, रूपी, एफआई की सेलिंग, ये तीन सबसे बड़े फैक्टर थे जिसके वजह से मार्केट रुका हुआ था। मुझे लग रहा है कि इसकी जो अति होनी थी वो हो चुकी है। और वही इस पैनल में जितने भी हम सब हैं वो अपने अपने डेटा पॉइंट को लेके ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस अति के बाद अब जो आगे का सवेरा है उसकी अपसाइड कितनी बड़ी है। वो अगर हम रिलेटिव परफॉर्मेंस से समझें तो आपको दिख जाएगा कि मार्केट कहां तक जा सकता है। हम्म, बिल्कुल। आपने ऑटो सेक्टर बताया और एक दूसरा सेक्टर कौन सा बताया था आपने शुरू में? फाइनेंशियल प्राइवेट बैंक्स। फाइनेंशियल प्राइवेट बैंक। अनिल जी, ऑटो सेक्टर और फाइनेंशियल प्राइवेट बैंक, मैं बैंकिंग में थोड़ा सा आपसे पूछूंगा, ये प्राइवेट बैंक या पीएसयू बैंक, इस पे मैं इसलिए आपसे सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि प्राइवेट बैंक में खासतौर एचडीएफसी को लेकर के लोग इतने निराश हैं कि प्राइवेट बैंक से थोड़ा सा बचना चाहते हैं। पीएसयू बैंक में अभी एसबीआई के नतीजे हैं और जिस तरीके से पीएसयू बैंक का परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, एनपीए कम हो रहा है, बाकी उनके फंडामेंटल मजबूत हो रहे हैं, तो पीएसयू बैंक को लोगों का आकर्षण ज्यादा बढ़ रहा है। तो इस हाँ जैसा मैं बाजार को देख पा रहा हूं तो जो निवेशक है उसकी जो प्रेफरेंस है वो पीएसयू बैंक ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। एक तो वहां वैल्यूएशन अच्छा है, उनकी क्वालिटी ऑफ जो अर्निंग है वो, हाँ एकदम। तो मैं जो है पीएसयू बैंक्स में ज़्यादा साफ साफ दिख रहा है क्योंकि उनकी देखिए एसेट क्वालिटी भी इंप्रूव हो रही है, वैल्यूएशन अभी भी कहीं कहीं तो उनकी अर्निंग कैपेसिटी या उनकी क्वालिटी के हिसाब से बहुत अट्रैक्टिव है। प्राइवेट बैंक्स बहुत ओवर वैल्यूड हो चुके हैं और ऑलरेडी उसमें ओवर ओनरशिप भी है, जबकि मेन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो पीएसयू बैंक्स है वो अंडर ओन्ड हैं, तो यहाँ पर बहुत बड़ा एक स्कोप मिलता है इन्वेस्टमेंट के लिए। अब एक चीज़ लक्ष्मण जी कहूँगा बहुत कम समय लेते हुए कि जो आप पूछ रहे थे कि फंडामेंटली क्या बदला है, मैं इसका एक अपनी तरफ से एक सहयोग देना चाहूँगा। वो ये है कि जो मैं देख पा रहा हूँ, मैं टेक्निकल बात नहीं कहूँगा, देखिए हमारे देश में पहले हम जो एक सर्विस ओरिएंटेड इकोनॉमी थे, वहां से अब हम मैन्युफैक्चरिंग ओरिएंटेड इकोनॉमी एक तो बनते चले जा रहे हैं। उसके अलावा जो सबसे बड़ा परिवर्तन दिख रहा है वो ये दिख रहा है मुझे कि चूंकि पूरे वर्ल्ड में हमारे पास सबसे ज्यादा यंग पॉपुलेशन है और वो कंज्यूमिंग पॉपुलेशन है, तो कंजम्पशन हमारे इंटरनल बहुत स्ट्रांग होती जा रही है। इसको बढ़ावा कहां से मिला? इसको बढ़ावा मिला है जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हुए हैं उसकी वजह से जो है एक्सेस हो गई, सामानों की बहुत अच्छी हो गई है। क्विक कॉमर्स ने चीज़ों को कोने कोने तक पहुंचा दिया है और यही वजह है कि आप देखें कि इन सारी सैंक्शंस के बावजूद, इन सारे लिमिटेशन, सारी वॉर्स के बावजूद आप देखें कि जो कंजम्पशन रिलेटेड जो कंपनियां हैं उनके रिजल्ट भी अच्छे आए हैं। और एक मैं फार्मूला देना चाहूँगा, अगर आप कहें कि निवेश कहाँ करना चाहिए, तो जो हमारा इतना बड़ा यूथ है जो कंजम्पशन के लिए रेडी है, ये देखिए कि इसको किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है। इसको गाड़ियों की ज़रूरत पड़ेगी, इसको इलेक्ट्रॉनिक सामान की ज़रूरत पड़ेगी, इसको घर में डोमेस्टिक चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें इसकी पसंद है। तो ये सारी चीज़ों में इसकी डिमांड बहुत तेज़ी से आप देखेंगे कि बढ़ती चली जाएगी और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी उसको भाग करके इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में वो जो है पीएलआई वगैरह या इंसेंटिव दे रहे हैं ताकि वो हमारे ही देश में बना हुआ चीज़ कंज्यूम हो। जेनजी के पसंद को आपने पकड़ लिया। कल मैं सुन रहा था मोहन भागवत जी जेनजी से बात करे तो मोहन भागवत जी ने एक बड़ा अच्छी बात कही
उन्होंने कहा कि मुझे किसी पर अगर भरोसा करना हो तो सबसे ज़्यादा भरोसा मैं जेनजी पर करूँगा, और जेनजी पे तो नहीं, आप लोग जेनजी वाले सेक्टर पे सबसे ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं। एक सवाल फिरोज अजीज साहब, चूंकि समय कम है, आप चूंकि बहुत दिनों बाद हमारे शो में आए हैं, बाकी मेहमानों के साथ हमने आईटी पे कई बार व्यूज़ लिया हुआ है, आपका व्यूज़ आईटी पे जानना चाहूँगा मैं। लक्ष्मण सर, माना कि आपके शो में काफी देर बाद आया हूँ, बट आईटी की जून में मैंने कॉल दी थी कि आईटी में जो फ्रॉथी ओनरशिप थी वो हट गई थी। एआई इज ओवरडन, आईटी हैज डन वेल। आई थिंक आईटी ऑफ कोर्स 12-13% आउट परफॉर्म कर चुका है निफ्टी से इन द मंथ, लास्ट मंथ। निफ्टी आईटी में टोटल 10 स्टॉक हैं। उसका निफ्टी वेटेज है 7.4 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एनएससी 500 वेट है 5%। उसके रिजल्ट्स 8 आ चुके हैं, 14.3% की ग्रोथ आई है इन टर्म्स ऑफ ईपीएस ग्रोथ। आई पर्सनली थिंक आईटी अगर निफ्टी से रिलेटिव परफॉर्मेंस की बात करें तो 3 से 4% निफ्टी आईटी कैन बीट निफ्टी ओवर द नेक्स्ट 2-3 इयर्स कंपाउंडेड। तो ये आईटी में थोड़ा सा स्पेसिफिक जाऊं, लार्ज कैप मिड कैप? सर आई वुड से लार्ज कैप आईटी इज ओवरबीटन। उसमें आपकी प्रोबेबिलिटी इट स्टिल रिमेन लो बीटा। काफी आईटी की जो छोटी कंपनियां हैं वो अपने आईटी की यूएस की आईटी की बीटा को ऑब्जॉर्व कर रही हैं, विच इज वेरी डेंजरस। फॉर एग्जांपल डेल को आप देखें, इतना पुराना स्टॉक है, बट मेरे कोई क्लाइंट बहुत सीनियर थे, वहां चला रहे थे वो कंपनी एज अ सीईओ। तो $130 का भाव था, वो 450 हुआ है एक साल में, और हर दिन 7-8% की मूवमेंट्स आती है। IT is no more a low beta sector. It is deriving sometimes its betas from the US market. So आपको थोड़ा cautious रहना है. That's why large cap. But एक point जरूर कहूंगा, एक खुशखबरी देना चाहूंगा. Of course not on IT. 50 कंपनियां जो निफ्टी की है ना, लक्ष्मण सर, 2017 में लाखों करोड़ में कितना कमाई थी? 2,99,000 कमाई थी। 2,99,000 करोड़। आज लास्ट ईयर कितना कमाई है? 9,23,000 करोड़। वही 50 कंपनियां 9,23,000 करोड़ कमाई है 9 साल पहले। 3 लाख करोड़ कमाई है, तो 6,23,000 करोड़ का इजाफा हुआ है रुपीस करोड़। ये लोग इसको बात ही नहीं करते। हम परसेंटेजों में के जंजाल में फंस जाते हैं कि 7% ग्रोथ, 8% ग्रोथ। और अर्निंग्स हैव गॉन अप फ्रॉम 3 lakhs to 9,23,000 crores फॉर द सेम निफ्टी 50। 3 टाइम से ज्यादा। चलिए, आप सही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, और बड़ा अच्छा आप लोगों ने एक व्यू दिया कि अब बाजार में बहुत घबराने की जरूरत नहीं, जितनी भी चिंताएं थी वो सारी चिंताएं यहाँ पे दूर हो चुकी हैं। और अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। आवाज अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए SNBC आवाज। नमस्कार।